जब सरकारी बस लेट पहुंचे और प्राइवेट कैब टाइम पर पहुंचे तो क्या होता है, यही है निजीकरण। इसी तरह पिज्जा इटली का, मोबाइल चाइना का और शॉपिंग अमेजोन से, यही है ग्लोबलाइजेशन का मैजिक। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर का आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी बस लेट आए और प्राइवेट कैब अगर हम बुक करें तो वो जल्दी आ जाए, तो इस प्रकार हमें इससे समझ में आता है कि निजीकरण क्या होता है। मतलब एक सरकारी चीज और एक प्राइवेट चीज में क्या डिफरेंस है, तो किस प्रकार से ये काम करती है हमारे लिए, है ना। निजीकरण में किसका होता है, मतलब किस प्रकार से काम किया जाता है, और सरकारी जो चीजें उसमें किस प्रकार से काम किया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि निजीकरण की हमको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। निजीकरण शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये पर्सनल बात हो रही, प्राइवेट चीजों की बात हो रही है निजीकरण, है ना। जब सरकार अपने स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी निजी कंपनियों या व्यक्तियों को बेच देती है, ठीक है, कि जब सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जो अपने उसके अंडर में जो चीजें रहती हैं तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, उद्योगपति हैं बड़े बड़े हमारे देश में, तो उनको वो बेच देती है, उनको सेल कर देती है, उनके धन का अधिकार निजी क्षेत्र को सौंप देती है। तो इस प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। या फिर जो भी उसके अंडर में रहता है वो सब कुछ किसको सौंप देती है, निजी क्षेत्र को, प्राइवेट क्षेत्रों को। तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है, ठीक है। निजीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को कम करना। अब निजी क्षेत्र क्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको ये चीजें सौंप दी जाती है, जिससे कि वो ये करें कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र में जो घाटा होता है उसको क्या करना, कम करना, और सरकारी क्षेत्र की कार्य क्षमता में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, है ना, कंपटीशन बढ़ाना, पूंजी और प्रौद्योगिकियों को बेहतर उपयोग करना। पूंजी और जो प्रौद्योगिकी है उसको किस तरह से बेहतर उपयोग किया जाए और किस प्रकार से जो हमारे देश का व्यवसाय है उसको बढ़ाया जाए। सरकार पर बोझ कम करना, सरकार पर बोझ कम करना। अब सरकार ऐसा करती क्यों है, इसीलिए करती है कि सरकार पे जो बोझ है वो कम हो जाए और उसका जो आधा बोझ है वो किसके अंडर हाथ में चला जाए, प्राइवेट निजीकरण क्षेत्र के हाथ में चला जाए, निजीकरण लोगों के पास चला जाए, प्राइवेट लोगों के पास। इसीलिए उसने क्या किया कि भाई बहुत सारी जो हिस्सेदारी अपनी वो किसको दे दिया, निजी कंपनियों को दे दिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, जिससे कि बहुत सी चीजों में और विकास भी किया जाए और इम्प्रूव आए और सरकार पर पूरा बर्डन ना पड़े, सरकार पर पूरी चीजों का प्रेशर ना हो, इसलिए उसने कुछ चीजें प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया, है ना। तो यही है हमारा निजीकरण। निजीकरण के तरीके क्या होते हैं, पूंजी विनिवेश, सरकारी कंपनियों के शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचना। अब सरकार क्या करती है, जो उसके पास शेयर है वो सारे क्या करते हैं, निजी क्षेत्र को बेच देती है, सेल कर देती है। प्रबंधन का हस्तांतरण मतलब किसी चीज को जैसे सरकारी नियंत्रण छोड़कर प्रबंधन निजी कंपनियों को दे देना, हस्तांतरित कर देना, एक चीज को दूसरी जगह भेज देना। सरकारी नियंत्रण छोड़कर प्रबंधन निजी कंपनियों को दे देना, जितना भी प्रबंधन है तो सरकारी नियंत्रण में ना रखकर वो निजी कंपनियों को सौंप देना। पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन, किसी सरकारी कंपनी को पूरी तरह निजी क्षेत्र को बेचना। अब कोई सरकारी कंपनी है ना, तो उसको पूरी तरह से वो किसको बेच दिया, निजी क्षेत्र को बेच दिया कि भाई लो अब तुम चलाओ इसको, तुम इसका कारोबार संभालो, तुम अपने हिसाब से इसको करो। तो भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास पैसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो फिर इस चीज को और अच्छे से कार्य करते हैं और सरकार के ऊपर जो ज्यादा बोझ रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसका जो पूरा ज्यादातर कार्यभार कौन संभालने लगता है, प्राइवेट कंपनियां संभाल लेते हैं, उद्योगपति निजी क्षेत्र के अंडर में सारी चीजें आ जाती हैं। भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई कब से, ये जान लेते हैं हम कि भारत में ये निजीकरण कब से आया। अब भारत में 1991 में की आर्थिक सुधारों के दौरान निजीकरण की शुरुआत हुई। 1991 में आर्थिक सुधार जब हो रहे थे उसी दौरान जो हमारे यहाँ निजीकरण की शुरुआत की गई कि भाई किस तरह से ऐसा क्या किया जाए कि जैसे सरकार का बोझ कम किया जाए, सरकार की आधी चीजों का बोझ कहीं और डाल दिया जाए, तो वो निजी क्षेत्रों में दे दिया गया।
अब उस समय सरकार ने घाटे में, अब सरकार ऐसा उस समय निर्णय क्यों लिया गया होगा, क्योंकि सरकार घाटे में चल रही थी और सार्वजनिक कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी थी। और सार्वजनिक जो कंपनियां हैं, सरकारी जो कंपनियां, वो जो सबके अंडर, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए जो होती है, तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब उदाहरण के लिए बल्को, मॉडर्न, ब्रेड, बीएसएनएल, एयर इंडिया आदि का निजीकरण हुआ, है ना। आदि का ये निजीकरण हो गया, आदि ये प्राइवेट क्षेत्रों में चली गई। ये जो देखा आपने, है ना, तो मॉडर्न है, ब्रेड है, बीएसएनएल है, एयर इंडिया, इनको सबको प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, प्राइवेट क्षेत्र में इनको दे दिया गया, इनका निजीकरण किया गया। निजीकरण की विशेषताएं क्या होती है कि सरकारी नियंत्रण में कमी। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है भाई, अभी आपने देखा कि इसमें सरकार का नियंत्रण क्या होता है, कम हो जाता है ना। अब सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या होता है, सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है, लेकिन जब निजी क्षेत्र की बात हो रही है तो यहाँ पे सार्वजनिक सरकार का जो नियंत्रण है बहुत कम हो जाता है। किसका नियंत्रण रहता है, निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होती है, और निजी क्षेत्र की भागीदारी जो होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कौन रहता है, निजी क्षेत्र रहता है, तो उसकी भागीदारी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, तो उसकी भागीदारी में वृद्धि होती है। लाभ और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, कंपटीशन हो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ हो, है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। उपभोक्ता सेवा में सुधार, उपभोक्ता को किस तरह से सेवाएं दी जाए, उसमें किस तरह सुधार किया जाए, ठीक है। अब है निजीकरण में नवरत्न और सार्वजनिक उपक्रम नीतियां, ठीक है। निजीकरण में जो नवरत्न है और सार्वजनिक उपक्रम नीतियां है, उसको हम देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नई नीति जो है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नीति में परिवर्तन किया। 1991 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि किस तरह से सार्वजनिक सरकार की जो भारत सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की नीति में परिवर्तन कर दिया। और नीतियों में परिवर्तन किस प्रकार हुआ, 1991 के बाद नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा 1991 में आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया, है ना। जब 1991 में हमारे देश में आर्थिक संकट हुआ, सरकार मतलब बहुत परेशान हो गई, वो घाटे की स्थिति में चली गई, उस समय यह निर्णय लिया गया और आर्थिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है उसको फिर से परिभाषित किया गया, और ये किया गया कि उसको ज्यादा चीजों को, उसका सरकार का जो बोझ है वो कम करने के लिए निजीकरण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। मुख्य बदलाव, नीति बिंदु और विवरण। हम इसके बदलाव कैसे आए वो देखते हैं कि आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कम हो गई, 17 से घटकर केवल 4, जैसे रक्षा, परमाणु और ऊर्जा, है ना। क्षेत्रों की संख्या कैसी हो गई, कम हो गई, बहुत कम गवर्नमेंट के पास हुआ। निजीकरण की शुरुआत हुई, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बेचना या उनमें हिस्सेदारी देना। अब निजीकरण की शुरुआत हुई तो उससे क्या हुआ कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो घाटे में चली गई थी, तो उन्हें बेचना पड़ा और उसमें हिस्सेदारी बढ़ गई निजीकरण की। नवरत्न मिनी रत्न नीति, सफल सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता देना, है ना। सफल जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको स्वायत्तता देना। निवेश में स्वतंत्रता, लाभ में चल रही कंपनियों को अपनी योजना अनुसार निवेश करने की छूट देना। जो कंपनियां लाभ में चल रही है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपनी योजना, जो हमने योजना बनाई उसके अनुसार उनको निवेश करने की छूट दे देना, है ना। क्यों, कहीं भी अपनी संपत्ति है, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, उसको निवेश कर सकते हैं। तो जो कंपनियां लाभ कमा रही थी उनको यह योजना के तहत ये लाभ मिला कि वो निवेश करने की अनुमति उन्हें मिल गई, निवेश करने की छूट मिल गई। अब नवरत्न नीति जो है, नवरत्न पॉलिसी, ठीक है, इसका परिचय हम थोड़ा देखते हैं कि 1997 में 1997 में भारत सरकार ने कुछ प्रमुख लाभ में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे दिया। देखिए 1997 की बात हो रही है, 1997 में क्या, अब 1991 में क्या हुआ था कि हमारा देश घाटे में चल रहा था, भारत सरकार जो है वो घाटे में चल रही थी। अब 1997 में भारत सरकार ने कुछ प्रमुख लाभ, जो कंपनियां लाभ कमा रही थी ज्यादा, तो उनकी सार्वजनिक कंपनियों को उन्होंने नवरत्न का दर्जा दे दिया, उनको नवरत्न से एक उपाधि दे दी, ऐसा बोलिए तो, या तो दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि नवरत्न की उपाधि क्यों दी गई, ठीक है।
और किस सन में दी गई। नवरत्न नीति के उद्देश्य क्या थे कि स्वायत्तता देना, कंपनियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, है ना। इसमें क्या किया गया कि भाई उद्देश्य इसका क्या था कि कंपनियों को कंपनियां अपना निर्णय ले सके, उसकी स्वतंत्रता दिया। निवेश करने की स्वतंत्रता हो गई, साझेदारी की स्वतंत्रता हो गई, है ना। दुनिया की बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, और हमारी पूरी दुनिया, विश्व की बात हो रही है यहाँ पे कि उनसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की जो है उसके लिए पूरा छूट दिया, वैश्विक स्तर पर, है ना। पूरे विश्व की बात हो रही है कि विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में काम करने के योग्य बनाना। पूरे विश्व में वो काम कर सके, पूरे विश्व में अपनी चीजों को दे सके, है ना, निर्यात कर सके, आयात कर सके। तो इसलिए इतना सक्षम उन्हें बना दिया गया, और मतलब कंपटीशन उनके अंदर आ जाए, प्रतिस्पर्धा हो जाए कि भाई हम उससे अच्छा करके दे, उससे बेहतर करके दे, जैसे कि हमारा भारत भी और आगे बढ़े। इसलिए दुनिया की बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, वैश्विक स्तर पर काम करने योग्य बनाना, कि विश्व स्तर पर काम कर सके भारत भी। अब सरकारी हस्तक्षेप कम करना, सरकार का जो हस्तक्षेप था, सरकार जो अपना हस्तक्षेप करती थी, हर जगह जगह पे कंट्रोल करती थी, नियंत्रण रखती थी, वो बहुत कम हो गया था, ताकि कंपनियां तेज निर्णय ले। अब जब सरकार का नियंत्रण कम होगा तभी तो कंपनियां निर्णय ले पाएंगी स्वयं से, इसलिए उनको स्वतंत्रता दी गई थी। और इसमें अब देखिए कि कंपनियां तेज निर्णय ले सके और व्यावसायिक रूप से कार्य कर सके। ठीक है, वो स्वयं निर्णय ले कि कहाँ पे उनको क्या करना है, कौन सा उद्योग चलाना है, किस प्रकार उनको इसका आयात निर्यात करना है, तो सारी चीजों की उसको स्वतंत्रता मिल गई और व्यावसायिक रूप से वो अच्छे से कार्य कर सके। कुशलता व लाभप्रदा बढ़ाना, सरकारी कंपनियों को घाटे से निकालकर मुनाफा कमाने लायक बनाना। अब सरकारी कंपनियों को घाटे से निकालकर, जो सरकारी कंपनियां घाटे में थी, उनको किस प्रकार से हम निकाल कर फिर से उनको हम मतलब मुनाफे लायक बना दे, किस प्रकार से उसको फिर से अच्छा बनाया जा सके। जो घाटे में कंपनियां चली गई थी, फिर से उनको हम उस घाटे से निकाल कर मुनाफा कमाने लायक हम बना दें। ये उद्देश्य था नवरत्न नीति का, ये उद्देश्य था जो अभी हमने देखा। नवरत्न कंपनियों के चयन के मानदंड, लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहना। ठीक है, इनका उद्देश्य जो था हमने देखा। और ये देख रहे हैं कि नवरत्न कंपनियों के चयन के मानदंड क्या था कि लगातार 3 वर्ष में लाभ में रहना, अच्छा नेटवर्थ और नेट टर्नओवर, सरकारी मूल्यांकन में उच्च प्रदर्शन स्कोर, जिससे कि नेटवर्थ अच्छा हो, टर्नओवर और सरकारी जो मूल्यांकन है उसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो और सबसे उच्चतम हो। प्रमुख नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे और क्षेत्र है। ठीक है, ओएनजीसी तेल व गैस, एनटीपीसी ऊर्जा, बीएचईएल भारी बिजली उपकरण, और एल इस्पात, और एचपीसीएल पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये नवरत्न जो कंपनियां थी कुछ उसके उदाहरण है। ठीक है, तो ओएनजीसी हमने देखा, एनटीपीसी देखा, बीएचईएल देखा, और एल देखा, और एचपीसीएल देखा। ठीक है, और यहाँ पे उनको हिंदी से नाम भी दिया गया है कि तेल व गैस के लिए है ओएनजीसी ऊर्जा, एनटीपीसी भारी बिजली जो उपकरण बीएचईएल, और इस्पात एल, और पेट्रोलियम एचपीसीएल। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार ने मतलब सरकार जब घाटे की स्थिति में 1991 में चली गई तो उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि अब सरकार के बस में कुछ नहीं है, सरकार तो घाटे में चली गई, अब क्या किया जाए, किस प्रकार से आगे काम किया जाए। तो उन्होंने जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, तो उनके हाथों में दे दिया, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अपनी जो आधी से आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां उनको सौंप दी। सरकारी कंपनियां बेच दी उनको, और भी शेयर जो है उनको दे दिए, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके और जो हमारे देश के विकास में सहायक हो सके, और वो अपना निर्णय खुद ले सके, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, और जिससे सरकार का भी जो बोझ है वो कम हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निजीकरण क्या था और किस प्रकार से उसको लागू किया गया, और क्यों लागू किया गया, और उसके उद्देश्य क्या थे, है ना, उसका मानदंड क्या था, और किस प्रकार से कौन कौन सी कंपनियां आई, और नवरत्न भी इसके अंदर क्या था, और नवरत्न कब नाम दिया गया और किस लिए नाम दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो अभी हमने समझा कि निजीकरण क्या होता है, निजीकरण की विशेषताएं हमने जानी, निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, और किस तरह से उसको लागू किया गया, और फिर निजीकरण में किस तरह से काम किया गया। तो इन सारी चीजों को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में अब हम
जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने लास्ट टॉपिक भी लिया तो उसमें भी वैश्वीकरण की बात हुई थी। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व स्तर पर काम करना। मतलब विभिन्न देशों से लोग आते हैं और विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आचार विचार उनके मिलते हैं, सांस्कृतिक रूप से, व्यावसायिक के रूप से और अपने विचारों को लेकर। तो इस तरह से मतलब कि एक साथ मिलकर पूरे विश्व स्तर पर काम करना, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, अपने व्यवसाय को एक दूसरे तक पहुंचाना, है ना, अपनी चीजों को उनसे शेयर करना, उनकी चीजों को भी मतलब शेयर करना, अपनी चीजें उन तक पहुंचाना, उनकी चीजों को भी लेना, उनके बारे में भी जानना। तो इस तरह से वैश्विक स्तर पर किस तरह से काम करना, पूरे विश्व स्तर पर काम करना और अपनी चीजों को देश विदेश तक पहुंचाना, दुनिया के कोने कोने में। अब देखते हैं हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों को आपसी आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाना, है ना। जब हम विश्व स्तर पर दुनिया के जो देश हैं, पूरी दुनिया के देश जब आपस में जुड़ते हैं, आर्थिक रूप से जुड़ते हैं, सामाजिक रूप से जुड़ते हैं और तकनीकी, टेक्नोलॉजी के थ्रू और सांस्कृतिक रूप से, सारी चीजें इसमें आ गई हैं और जुड़ना। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, सूचना और लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार स्वतंत्र रूप से आवाजाही करने लगते हैं। मतलब कि स्वतंत्र रहते हैं, दुनिया के कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वहां पे जाना, वहां पे सामान भिजवाना, वहां से सामान मंगवाना, सेवाओं के रूप में वहां पे जाना, सेवाएं वहां से लेना, अपने देश से सेवाएं देना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मंगवाना और भेजना, यहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान। इस प्रकार जब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर सीमाओं की मतलब सीमाएं जब स्वतंत्र हो जाए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं, चाहे हम मतलब पूरी दुनिया, जो हमारी पूरी देश है, हर कंट्री से हमारा जो व्यवसाय का है, सांस्कृतिक है और सेवाएं हैं, पूंजी है, हर तरह से हम एक दूसरे से जुड़ जाएं और एक दूसरे की चीजों को शेयर करें, अपनी चीजें वहां तक उन तक पहुंचा रहा, उनकी चीजों को हम अपने इधर लेकर आए। तो इस प्रकार हम जब उनसे जुड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, तो यही है वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? अब देखिए, पहले हमने निजीकरण की बात की कि निजीकरण की शुरुआत कब हुई और क्यों आवश्यकता पड़ी निजीकरण की। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। अब हमने निजीकरण में भी यही पढ़ा था कि 1991 में निजीकरण की शुरुआत हुई थी। तो जो 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ हुई थी, जब 1991 में सरकार घाटे में चल रही थी, तो उसने जो आर्थिक सुधार किए, उसी समय ये वैश्वीकरण की भी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ना। ठीक है, अब इनका उद्देश्य यह था कि विदेशी निवेश को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, है ना, किस तरह से उसको और बढ़ाया जाए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उसको बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको पूरे विश्व से जोड़ना। ठीक है, तो ये था इनका काम कि इसका उद्देश्य यह रखा गया था वैश्वीकरण का, कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करना और भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको पूरे विश्व के साथ जोड़ना। अब वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं और हम देख लेते हैं कि उद्देश्य इसका तो हमने देख लिया कि इसका उद्देश्य क्या था। क्या कोई भी काम हम करते हैं तो एक उद्देश्य लेके करते हैं कि हमारा यह उद्देश्य है इस काम को लेकर। इसी प्रकार से इसमें भी उद्देश्य रख के ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या, ये हम देखते हैं कि विश्व व्यापार में वृद्धि। अब इसकी विशेषताएं ये थी कि निर्यात और जो आयात है उसमें वृद्धि की गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी, इसमें बहुत सारी बहुराष्ट्रीय मतलब एक से ज्यादा कई कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें निभाई, कई कंपनियां इसमें शामिल हुई, कई कंपनियां इससे जुड़ी। तो आयात निर्यात बढ़ा, हमने विदेशों से देश के कोने कोने से हमने सामान मंगवाया, हमने अपने सामान को हर जगह भिजवाया, वहां से हमने आयात किया और अपने देश से निर्यात किया और बहुत सारी कंपनियों ने इसमें भागीदारी लिया, बहुत सी कंपनियां इसमें जुड़ गई। ठीक है, अब विदेशी पूंजी और निवेश का आगमन कैसे हुआ? विदेशी पूंजी और आगमन, तो एडीआई और एफएल के जरिए विदेशी धन भारत में आया। ठीक है, ईडीआई और फिर के जरिए विदेश जो धन है वो हमारे भारत में आ गया। विदेशी पूंजी को हमारा उद्देश्य एक यह भी था, पूरे वैश्वीकरण का उद्देश्य यह था देश विदेश से जुड़ने का, कि जो वहाँ की करेंसी है वो भी हमारे देश में आए और वहाँ की जो पूंजी है, वहाँ का जो धन है वो भी हमारे देश में आए।
तकनीकी और सूचना का प्रसार, नई तकनीकी और संचार प्रणाली भारत में आई, नई नई टेक्नोलॉजी। भाई हमने जब हम विश्व स्तर से जुड़ गए तो नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारे भारत में नहीं थी वो हमने विदेशों से मंगाई। संचार प्रणाली भी भारत में आई जो हमारे देश में नहीं थी। तो जो हमारे देश में है वो हमने वहां भेजा, जो वहां नहीं वहां था वो उसको हमने अपने देश में मंगवाया। निजी क्षेत्र और उद्यमिता को बढ़ाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए भारतीय कंपनियों में सुधार। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो अब विश्व स्तर पर हमारा व्यवसाय होने लगा, ठीक है, हम विश्व स्तर से जुड़ गए हैं, विश्व में हमारा आवागमन होने लगा, आना जाना होने लगा, सामान आने जाने लगा, तो उसको उस कंपटीशन में टिके रहना और भारतीय कंपनियों में और सुधार किस तरह से किया जाए, है ना भाई। हमें पूरे विश्व स्तर पर जब हम व्यवसाय करेंगे तो हम भी तो अच्छी अच्छी चीजों को बनाएंगे, तो हम किस तरह से अपनी भारतीय चीजों में सुधार करें, भारतीय कंपनियों में सुधार करें और हम इस कंपटीशन में जो ये प्रतिस्पर्धा है इसमें हम टिके रहें। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक संस्कृति और जीवन शैली का प्रभाव। अब संस्कृति रूप से भी हम वहां से जुड़ गए, वहां के जो कल्चर है, वहां की जो चीजें हैं, वहां की जो जीवन शैली है वहां के लोगों की, वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में भी लोग आते हैं तो पड़ता है और हम भी बाहर जाते हैं तो उसका भी पड़ता है और बहुत सारी चीजों को अपनाते हैं, वो हमारे देश की चीजें बहुत अपनाते हैं। वैश्वीकरण का माध्यम क्या था कि माध्यम भूमिका WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, विश्व व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, किस तरह से हम अपने व्यापार को बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा उसको फ्री करें और दुनिया के कोने कोने में हमारा जो व्यापार है वो फैल जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक आर्थिक सहायता और सुझाव देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विदेशी पूंजी, तकनीकी और व्यापार लाती हैं। इंटरनेट व संचार क्रांति वैश्विक जुड़ाव को तेज करता है, ठीक है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो मतलब बहुत से राष्ट्र में से जुड़ी हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर। विदेशी जो पूंजी, विदेश में जो पूंजी है, टेक्नोलॉजी है वहां की, और व्यापार लाती है। इंटरनेट व संचार माध्यम, जो इंटरनेट है वो संचार क्रांति वैश्विक जुड़ाव को तेज करता है, विश्व के जुड़ाव को और तेज करता है। भाई इंटरनेट से हम सब जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से हम दुनिया के किसी भी कोने में कैसे भी घर बैठे बैठे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वहां से संचार का माध्यम हो गया और इजी हो गया, हम और ज्यादा जुड़ गए, ठीक है, और हमारा जुड़ाव और तेज हो गया इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जितनी चीजें हैं ये इन्होंने हमें और विश्व स्तर पर और जोड़ा है, दुनिया के जो देश हैं उनसे हमें और जोड़ के रखा है। वैश्वीकरण की चुनौतियां क्या होती हैं? अब देखिए चुनौती यहाँ पे दिया गया है, वो विवरण दिया गया है। तो असमान विकास, केवल कुछ क्षेत्रों और वर्गों को लाभ। अब वैश्वीकरण क्या, इसमें कुछ चुनौतियां भी आई हैं भाई। तो इसमें क्या हुआ है कि केवल कुछ क्षेत्रों और वर्गों को लाभ हुआ है, सभी को नहीं लाभ हुआ है ना, सभी क्षेत्रों में लाभ नहीं पहुंच पाया, सभी वर्गों को लाभ नहीं हुआ, कुछ ही क्षेत्रों और वर्गों को लाभ हुआ। घरेलू उद्योगों को खतरा, विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। अब विदेशी कंपनियों से इनकी क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, है ना, होड़ बढ़ गई कि भाई हमें उनसे ज्यादा अच्छा, बेहतर से बेहतर सामान बनाना, हमें ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचना, है ना, हमारा सामान जो है ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, खरीदें। तो घरेलू उद्योगों को खतरा हुआ और विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। जो हमारे घरेलू उद्योग है तो उनको क्या हुआ, वो तो अभी उनको खतरा होने लगा, क्योंकि भाई देश जो हमारा व्यापार है वो इंटरनेशनल लेवल पर होने लगा, विदेशों से कंपटीशन बढ़ने लगा, तो हमारे जो घरेलू उद्योग थे उनके लिए थोड़ा सा ये खतरा हो गया। सांस्कृतिक, विदेशी कंपनियों को की निर्भरता, है ना, विदेशी कंपनियों पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना, और मतलब कि अभी विश्व स्तर पर जो ये वैश्वीकरण किया गया कि देश, हर देश से पूरा इंटरनेशनल लेवल पर हमारा व्यापार हो, आवागमन हो, आना जाना हो, तो उससे क्या हुआ है कि विदेशी कंपनियों पर ज्यादा लोग निर्भर हो गए, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई। वैश्वीकरण के लाभ भी हैं यहाँ पे कि लाभ देखते हैं, इससे लाभ क्या हुआ, ठीक है, चुनौतियां भी कुछ आई और कुछ लाभ हुए। पूंजी प्रवाह, इससे क्या हुआ, पूंजी का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ा। अब विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, है ना, विदेशों में निवेश में क्या हुई, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होने लगी। रोजगार, नई नौकरियों का सृजन हुआ।
अब जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ गए हैं, पूरे विश्व से जुड़ गए हैं, तो जो हमारा नौकरियां भी लोगों को, भाई हम वहां पे भी काम करने जाने लगे, हम घर बैठे भी वहां पे काम कर रहे हैं, तो नई नई नौकरियों का भी सृजन हुआ, नई नई नौकरियां भी मिलने लगी, रोजगार भी मिला। इस प्रकार से पूंजी का प्रवाह हुआ, पहला हमने देखा, और रोजगार मिला लोगों को। तकनीकी का विकास हुआ, नई नई तकनीकों का। अब यहाँ पे हम लाभ देख रहे हैं कि भाई वैश्वीकरण करने से लाभ क्या हो रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि पूंजी प्रवाह, विदेशी निवेश में वृद्धि, नई नौकरियों का सृजन हुआ। अब हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजियों का भी आगमन हुआ, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आई जो हमारे देश में नहीं थी, तो हमने वहां से मंगवाई। इस प्रकार तकनीकी विकास हुआ, ठीक है, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का भी आवागमन वहां से हुआ। दूसरा, उपभोक्ता विकल्प, अधिक और सस्ती वस्तु। उपभोक्ता के सामने ऑप्शन आ गया, विकल्प आ गया कि अधिक और सस्ती वस्तुएं, है ना, कि सस्ती वस्तुएं कौन सी हैं, ज्यादा ज्यादा उनके सामने विकल्प आ गया, क्योंकि जो हमारा व्यापार है वो ज्यादा बड़े रूप में फैल चुका था। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा है तो सबके अंदर ये कॉम्पिटिशन है भाई कि हमारा सामान जो है ज्यादा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार किया गया। उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, भाई उत्पादन ज्यादा होने लगा, ज्यादा चीजों का उत्पादन किया जाए, जिससे, क्योंकि विश्व स्तर पर हमें व्यापार करना है, विश्व स्तर पर हमें चीजें भेजनी है। तो इस प्रकार से जो कॉम्पिटिशन था वो भी कहीं ना कहीं लाभ हो रहा था उससे भी, क्योंकि गुणवत्ता, चीजों की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो रही थी, उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा था, और उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहा था। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वैश्वीकरण ने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा। वैश्वीकरण ने क्या किया कि जो भारत की हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको पूरे विश्व के स्तर से जोड़ दिया, जिससे देश को नए अवसर और नई चुनौतियां दोनों प्राप्त। अब देखिए, विश्व स्तर पर हमारा जब अर्थव्यवस्था हमारी जुड़ गई तो उससे क्या हुआ, हमारे देश को बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, नए नए अवसर मिले और नई नई चुनौतियां दोनों ही प्राप्त हुई। ठीक है, चुनौतियां भी आई और नए नए अवसर भी प्राप्त हुए। हमारे देश से लोग बाहर भी जाने लगे, रोजगार मिला उन्हें, वहां से व्यापार करने लगे, तो उन्हें लाभ भी बहुत हुआ, प्रॉफिट भी, नई नई टेक्नोलॉजी आई जो हमारे यहाँ नहीं थी। तो इस तरह से हमारे देश को नए नए और अवसर मिले। यह एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो भारत को तेजी से बदलते वैश्वीकरण परिवेश में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो यह क्या है कि ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो हमारे भारत को जो तेजी से उसका व्यापार बढ़ाने में बहुत मदद करता है ना, वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा इससे विकास करने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो जो हमारे यहाँ ये प्रक्रिया वैश्वीकरण की अपनाई गई, उससे क्या हुआ, हमारे देश को बहुत लाभ हुआ और भारत का जो तेजी से वैश्विक हो रहा था, परिवेश हो रहा था, उसमें बदलने में, उसको आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद कर रहा था। विश्व व्यापार संगठन WTO का परिचय, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं, WTO का परिचय देख लेते हैं क्या है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो इंग्लिश में आपने पढ़ लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, एक ही चीज है। तो WTO की भूमिका क्या है वैश्वीकरण में, यहाँ पे हमको ये देखना है कि वैश्वीकरण में WTO ने अपनी क्या भूमिका निभाई है। तो स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, 1995 को जो WTO हम पढ़ रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन, उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब हुई कहाँ थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं, लगभग 164 देश, है ना, 164 देश इसमें शामिल है। भारत भी संस्थापक सदस्य है इसका। ठीक है, हमारा भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है, अब इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में बाधाओं को रोकना। अब देखिए, किसी भी चीज का उद्देश्य तो होता है, तो अभी WTO का भी क्या उद्देश्य था, जैसे वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य था, निजीकरण का क्या उद्देश्य था, उदारीकरण का क्या उद्देश्य था। तो इसी प्रकार WTO भी एक उद्देश्य के तहत इसकी स्थापना की गई। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, तभी हम कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और व्यापार में आई बाधाओं को रोकना, कम करना। ठीक है, तो व्यापार में आई बाधाओं को कम करना
और सभी सदस्य देशों को बराबरी का अवसर देना। अब इसमें इतने देश जुड़े हैं, 164 देश जुड़े हैं। अब ये जोड़े गए हैं, इसकी स्थापना की गई है। हमारा भारत देश भी इसका संस्थापक देश है और इसका स्थापना उद्देश्य क्या है कि व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार में आई बाधाओं को कम करना और सभी देशों को बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का अवसर मिले, है ना। सभी देश, कोई पीछे इसमें ना रहे, सभी को समान अवसर मिले, बराबर अवसर मिले, इस उद्देश्य से भी इसकी स्थापना की गई थी, जिससे कि सभी देशों को भाई आगे आने का, व्यापार करने का, नई नई चीजों से जुड़ने का अवसर मिले। ठीक है। अब वैश्वीकरण में WTO की भूमिका। वैश्वीकरण में WTO की भूमिका विश्व व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है। WTO देशों के बीच होने वाले व्यापार को नियमों के अनुसार संचालित करता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है। जैसे क्या है कि भाई हमारे व्यापार में मतलब पारदर्शिता हो, खुला हो, कुछ चीज छुपी ना हो। ठीक है। यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो WTO देशों के बीच होने वाले व्यापार के नियम बनाए गए, कुछ नियमों के अनुसार से ये संचालित होता है और जिससे व्यापार में हमारी पारदर्शिता बनी रहे, कोई चीज छुपी ना रहे। विकासशील देशों को सहयोग देना। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों को WTO तकनीकी सहायता और व्यापारिक प्रशिक्षण देता है। जैसे भारत देश विकासशील देश था, तो उसको WTO के तहत क्या किया गया, तकनीकी सहायता दी गई, टेक्नोलॉजी की सहायता, व्यापारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। व्यापार से जुड़े जो प्रशिक्षण होते हैं उनको भी दिया गया, लोगों को प्रशिक्षित किया गया, उससे व्यापार से संबंधित चीजों से उनको प्रशिक्षित किया गया, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया गया, जानकारी दी गई इसके बारे में और नई टेक्नोलॉजी की सहायता भी की गई। नियम बनाना और पालन करना। नियमों को भी बनाया गया और उनका पालन भी किया गया। WTO सदस्य देशों को ऐसे नियमों में बांधता है जिससे सभी को व्यापार में समान अवसर मिले। जैसा कि हमने पढ़ा था कि WTO क्या करता है कि भाई जिन देशों को सदस्य बनाया है, सदस्य देशों को ऐसे कुछ नियमों में बांध लेता है, ऐसे कुछ नियम उसने बनाए कि जिससे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी देश जो है वो समान अवसर प्राप्त करें, सभी को समान अवसर मिले। इकोनॉमी में विवाद समाधान प्रणाली। अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो WTO उसे न्याय करने का प्रयास करता है। अब देखिए कि ये वाला भी काम करता है WTO। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा डेट्स जो है उनको याद रखनी है। विवाद समाधान। अब विवाद अगर कोई होता है मान लीजिए देशों के बीच में, तो WTO क्या करता है कि व्यापार को लेकर झगड़ा अगर हो जाता है देशों के बीच में, भाई झगड़ा तो होता ही रहता है सभी के बीच में, छोटी छोटी चीजों को लेकर होता है, तो कभी ऐसी चीजें आ जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो झगड़ा हो जाता है, तो WTO फिर वो क्या करता है, न्याय करता है और उस झगड़े का निपटारा करता है, जिससे और उनको झगड़े को मतलब कम करना या फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा उसका समझौता करने में मदद करता है, न्याय दिलाता है। ठीक है। तो क्या करता है कि व्यापार को लेकर झगड़ा हो जाएगा तो WTO से न्याय करने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैश्वीकरण की स्थापना की गई तो क्यों की गई और वैश्वीकरण की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, उसकी क्या विशेषताएं थी, है ना। और उसके अंदर फिर हमने देखा कि WTO जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना भी गई और उस स्थापना का उद्देश्य क्या था। उस स्थापना का उद्देश्य जो था तो वो किस तरह से लागू हुआ, किस तरह से हमारे देश में काम कर रहा था, किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार रहा था और किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर हो रहा था। और WTO और जो वैश्वीकरण से किस प्रकार से हमारे पूरे देश में व्यापार, हमारे देश को भी उससे क्या लाभ हुआ, किस प्रकार से हमारा देश दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने लगा, किस प्रकार से हमारे देश का व्यापार बढ़ा, व्यापार में क्या क्या नई नई चीजें आई, नए नए सुधार हुए, है ना। और WTO का भी उद्देश्य यही था कि हमारा देश जो है बहुत से देश सदस्य बने और वो सभी देशों को समान अवसर मिले हर चीज का, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबलाइजेशन ने कुछ हद तक दुनिया को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है, बस समझदारी से चलना जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का जो ये हमारा टॉपिक था, एक था हमारा निजीकरण का और एक वैश्वीकरण का, तो दोनों ही टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए FIPKI एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।